Welcome back, students, and good morning. Next topic is related to French Revolution, experience and middle class intellectual movement. यानी हम जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में मोस्टली जो पीजेंट्स इन्वॉल्व थे, जो पुअर्स पीपल्स थे, और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो मिडिल क्लास था, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था, उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन था और पीजेंट्स की कंडीशंस कैसी थी थर्ड स्टेट्स की. ओके, लेट अस गो. In 18th century, the changes in agriculture was in the condition of the peasant. कह रहा है कि 18th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी वह काफ़ी बैड थी, और इस समय चेंजेस लार्ज स्केल पे हुए पीजेंट्स की लाइफ में, एंड दे कुड नॉट टेक वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड दे हैड टू पे द ग्रेजिंग टैक्सेस. अब कंडीशन ऐसी नहीं रही, उन्हें जंगलों से क्या होना पड़ता था, जंगलों से उन्हें जो फ्यूल मिलता था, जो ईंधन मिलता था, वुड्स मिलती थी, लकड़ी मिलती थी, अब उन्हें मिलना बंद हो गया. और साथ ही साथ अपने कैटल्स को ग्रेजिंग कराने जब जाते थे तो उन्हें ग्रेजिंग टैक्स देना पड़ता था, ग्रेजिंग टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो गवर्नमेंट होती थी. ठीक है, क्योंकि जब 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास यूरोप की जो सर्कमस्टांसेस थी, यूरोप की जो कंडीशंस थी, जब चेंज हुई तो वहाँ पे एक मूवमेंट चला जिसे एनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं. और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो भी लैंड लॉस थे, जितने एरिया को इन्होंने कैप्चर करना चाहा, बाड़ाबंदी करना चाहा, इनक्लोज करना चाहा, उसको इनक्लोज किया, जंगलों को, फॉरेस्ट एरिया को एंड ग्रेजिंग एरिया को भी. और इसके बाद विदाउट इनकी परमिशन के यहाँ पे पीजेंट्स जो होते थे, जो पुअर्स पीपल्स होते थे, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, चाहे अगर पूरे यूरोप की बात करें या फ्रेंच की बात करें, फ्रांस की बात करें. ओके, और फ्रांस में रिवॉल्यूशन का जो रीजन था फर्स्ट टाइम, इसीलिए चूंकि बाद में चल के चूंकि ये जो आइडियोलॉजी आए थे पूरे यूरोप में आए थे, लेकिन फ्रांस का जो मिडिल क्लास ग्रुप था, स्पेशल रूप से जो फिलासफर्स थे, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, और वहाँ का जो मिडिल क्लास था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, काफ़ी प्रबुद्ध था, और इसने अपने बुक के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने पैम्फलेट के माध्यम से फ्रेंच पीपल्स को मोनार्की, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था, उसके अगेंस्ट करने में सबसे पहले इन्होंने सक्सेस पाई, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि रिवॉल्यूशन फर्स्ट टाइम हुई आफ्टर अमेरिका के बाद रिवॉल्यूशन यूरोप में फर्स्ट टाइम हुई, तो वो क्या हुई, वो फ्रांस में ही हुई. ओके, और फ्रांस ने क्या किया, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड को ऑटोक्रेटिक मोनार्की गवर्नमेंट के प्लेस पे इन्होंने डेमोक्रेटिक, स्पेशली रूप से रूसो की जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट था, जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उसने एक्चुअल विल एंड रियल विल की बात की थी, तो इसको लेके फ्रांस ने टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड को इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की जो थ्योरी थी उसको प्रोवाइड करने का काम किया, जो आगे चल के टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, उसकी कॉन्सेप्ट बनी. डेमोक्रेसी की मेन कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी, वह समानता से, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी क्या करता है, एवरी पीपल्स को, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई कास्ट हो, कोई रिलीजन हो, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किए क्या करता है, ये इक्वलिटी प्रोवाइड करता है. डेमोक्रेसी की सबसे बिग फीचर्स यही है, इक्वलिटी एंड सेकेंड लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, देयर वाज फोर्स लेबर, साथ ही साथ उनसे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो क्लर्जी होते थे, वो चर्च की जमीन पे, जो यानी कि जो चर्च की जमीन थी उस पे, और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स अपनी जमीन पे क्या करते थे, उनसे बेगार लेते थे, फोर्स लेबर कराने का काम करते थे, यानी बेगारी का जबरदस्ती काम कराते थे. बट द प्रिविलेजेज वेयर एंजॉयड बाय द
फ्यूडियल लॉर्ड्स, और जो भी प्रिविलेज था और जो अधिकार थे वह जो फ्यूडियल लॉर्ड्स थे, जो सामंतवादी सिस्टम थे, जो सामंत थे, वो उस विशेषाधिकार का यूज करते थे। ऐसा कहा जाता है फ्रांस में जो क्लर्जी ग्रुप था, स्पेशली जो पादरी थे, उनके पास ऐसा पावर था, वो एक लात्रे दस शासित था, जिसको अगर वह समझिए कि यह नॉन अवेलेबल वारंट हुआ करता था, जो वहाँ पे कि जो क्लर्जी होते थे उनके पास होता था। अगर वो लैंडलॉर्ड्स को भी या यानी किसी इन्हें बर्थ राइट्स प्रोवाइड था, अगर उस लापात्रे के माध्यम से वो क्या करते थे, अगर किसी के खिलाफ अगर वारंट इशू कर देते थे तो बिना उनकी परमिशन के उन्हें जेल से छोड़ा ही नहीं जाता था, एक लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा जाता था बिना ट्रायल किए। तो ये कुछ ऐसे विशेषाधिकार थे, प्रिविलेजेस थे, जो वहाँ के क्लर्जी ग्रुप को मिले हुए थे, जिनके पास चर्च और कुछ जमीनें थी। बाद में चल के जब राजा स्ट्रांग हुआ, जब मोनार्की सिस्टम स्ट्रांग हुआ, तो उसने चर्च से मोस्टली लैंड को अपने में कैप्चर कर लिया। ओके, और क्लर्जी के प्लेस पे जो मोनार्क था, जो राजा था, जो किंग था, वो अपने को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मानता था। ओके, और इस मिथक को तोड़ने का काम किया हाब्स, लाक, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन आइडियोलॉजर्स ने, इन फिलासफर ने क्या किया, इस यानी कि जो राजा होता है, स्पेशली से वॉल्टेयर ने इस पे हमला किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो जो कहे वही सही होता है। इस मिथक को तोड़ने का काम इन आइडियोलॉजर ने एक बेटर लेवल पे किया। And feudal lords and the common people had to pay various kinds of taxes. और जो कॉमन पीपल होते थे वह डिफरेंट टाइप के टैक्स प्रोवाइड करते थे। लाइक एज टाइट एक कर था फ्रॉम द पीजेंस, या पीजेंस से वसूला जाता था। ओके, एंड अदर टैक्स था टैले, ये भी पीजेंस से लिया जाता था। एंड इन्यूमरेबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और बहुत से ऐसे टैक्सेस थे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पीजेंस क्लास पे, यानी जो थर्ड स्टेट था उस पे लगाए गए थे। एंड अदर indirect taxes on the articles used in the everyday consumption. Okay, and like करा कि जो everyday consumption यानी डेली की जो जरूरतें थी, जो सामान काफी जरूरी था, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, और उस समय फ्रांस के पीपल यूज करते थे। लाइक सॉल्ट टैक्स देना पड़ता था, हाई सॉल्ट टैक्स देना पड़ता था, एंड टोबैको टैक्स टू द स्टेट, यानी राज्य को सॉल्ट टैक्स के साथ साथ टोबैको, तंबाकू एक खाने वाला चीज होता है, उसका भी जो आम पब्लिक होती है, स्पेशली रूप से जो थर्ड स्टेट होता है, पुअर पीपल होते हैं या लार्ज स्केल पे इसका यूज करते हैं, तो इन पे साल्ट और टोबैको जो परमानेंट डेली यूज की चीजें थी, इन पे भी हैवी ड्यूटीज लगाए जाते हैं। एंड द बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन, और यह जो टोटल टैक्स था, टैक्स का जो बर्डन था, वह टोटल थर्ड स्टेट पे डाल दिया गया था। और फ्रांस के रिसोर्सेस का 70 से 80%, चाहे वह लैंड हो या जो लैंड हो, यानी कि जो परमानेंट असेस्ट हो या इम्परमानेंट असेस्ट हो। ओके, यानी चल और अचल संपत्ति दोनों फ्रांस के जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थे उनके पास था, और एक बहुत कम पार्ट ही जो थर्ड स्टेट था उसके पास था। लेकिन टोटल रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि मोनार्की सिस्टम को, यानी गवर्नमेंट को टोटल टैक्स प्रोवाइड करने का काम थर्ड स्टेट करता था, चाहे वो क्लर्जी को करें, चर्च को करें, लैंडलॉर्ड्स को करें, या मोनार्की सिस्टम को करें, या राजा को करें। अब नेक्स्ट है मिडिल क्लासेस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, यानी कि मिडिल क्लास का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन क्या था, और जो इन मिडिल क्लासेस ने जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट किए। ओके, देखिए, टू मेक द रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल इट इज द मिडिल क्लासेस दैट ऑलवेज टेक्स अ लीड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल इसीलिए रही कि थर्ड स्टेट्स ने, यानी पुअर पीपल ने जिस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने का काम किया, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा किया।
This is an the educated class and it is played an the important role in the beginning awareness among the people. और इस मिडिल क्लास ने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिगिनिंग अवेयरनेस एमंग द पीपल, लोगों के बीच चेतना जगाने में, कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करने में इन लोगों ने, मिडिल क्लास ने इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड किया। एंड द 18th century had been called the age of reason, और जो 18th century रहा 1700 आफ्टर, इसे एज ऑफ रीजन कहते हैं, तर्क का काल था। इन आइडियोलॉजर के आइडियोलॉजी बेस पे पीपल्स ने क्या किया, एवरी मैटर्स पे, चाहे वो चर्च के साथ उनके रिलेशंस हो, मोनार्की के साथ, जो मोनार्की सिस्टम थी, जो राजा होता है उस समय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड अपने को एक्सप्रेस करता था, चाहे उनके रिलेशन हो, इन पे एक तर्क की कसौटी पे, रीजन के कंडीशन पे रख के इसको तोला गया, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि ये जो भी अंधविश्वास थे, जो भी ये एविल्स थी सोसाइटी में, इनको दूर करने का काम इस फिलासफर की आइडियोलॉजी, और मिडिल क्लास जो एजुकेटेड क्लास था, इसमें डिफरेंट टाइप के जो एजुकेटेड पीपल्स थे वो इंक्लूड होंगे। उन्होंने क्या किया, पब्लिक को अवेक करने का काम किया, और साथ ही साथ रिवोल्यूशन को लीड करने का काम किया। और जब फ्रांस में रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो यूरोप के डिफरेंट कंट्री में भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट। And the French philosopher asserted that man was not born to the suffer, as Christianity preached. इन फिलासफर का ये मानना था कि मनुष्य जन्म से क्या होता है, ये नहीं है कि वह जन्म लिया तो वह कष्ट में ही जन्म लिया। इसको कष्टदायी बनाने के काम जो चर्च है, ठीक है, जो लैंड लॉस है, इन्होंने किया है। बट ही वॉज बॉर्न टू द बी डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इग्नोर्ड हिम, क्योंकि भगवान ने उन्हें स्वतंत्र पैदा किया था। और रूसो की एक कॉन्सेप्ट है जिसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी, रूसो का एक स्लोगन है, उसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र यानी हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। ये रूसो की स्लोगन थी। यानी उसने कहा कि इंसान तो पैदा तो स्वतंत्र होता है, कंप्लीटली स्वतंत्र होता है, लेकिन वह देखा जाए तो हर जगह क्या होता है, जंजीरों से या बंधनों से जकड़ा हुआ महसूस करता है, अपने सोसाइटी में अपने को रखता है। ओके, तो इसी बंधन को रूसो ने क्या किया, तोड़ने का काम किया। अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी फेवरेट बुक थी, जो काफी पॉपुलर है उस समय टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आज भी उसको माना जाता है। एंड द asserted to the doctrine of nature, और रूसो ने भी कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर, नेचर की थ्योरी दी थी, और कहा था कि हमें फिर से क्या होना चाहिए। अगर उसने जब 1754 और 50 के आसपास जब उसने जो एक साइंस की एकेडमी हुई थी उस पे, चूंकि रूसो इलिटरेट पीपल था, बट उसके लाइफ में ऐसी कंडीशंस हुई थी, ऐसी इंसिडेंट हुई थी, घटनाएं हुई थी स्टार्टिंग से ही, कि वह प्रैक्टिकली सोसाइटी से अपने को और जो भी सीख लेना चाहिए वो सीख लिया था। तो उस साइंस एकेडमी में उसने जो कॉन्सेप्ट था उसमें लिखा कि साइंस और आर्ट के डेवलपमेंट ने क्या किया है, मनुष्य का नैतिक पतन किया है। ठीक है, मनुष्य का जो मॉरल डिक्लाइन होता है उसको करने का काम किया है। अगर मनुष्यों को वही सादा, सुखी और सरल जीवन व्यतीत करना हो तो हमें फिर से क्या करना होगा, उसी कंडीशंस में, उसी जो अर्ली लाइफ थी उसमें वापस लौट जाना चाहिए। और इस समय 1754 के आसपास जो इस कॉन्सेप्ट को लिखने का काम उस एकेडमी में रूसो ने किया, तो इस कंपटीशन में इसे टोटल फ्रांस में फर्स्ट प्राइज प्रोवाइड किया गया। और इस समय से रूसो क्या हुआ, टोटल ऑल ओवर फ्रांस, यूरोप में यह काफी पॉपुलर हो गया। ओके, तो एंड द अंडरस्टूड इज द लॉ एंड फेथ इन द रीजन, और उसका ये कहना था कि हमें इसके लॉ को हमें समझना होगा, इसके विश्वास को समझना होगा, और रिलीजन की जगह जो चर्च में लोग विश्वास करते थे, रिलीजन और किंग को गॉड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, क्या करना होगा,
हमें रिलीजन में विश्वास न करके हमें रीजन में विश्वास करना होगा और इनके रिलेशंस को तर्क की कसौटी पे तलना होगा। और जैसे अगर हम वाल्टेयर का नाम लें, वाल्टेयर ने क्या किया? वाल्टेयर ने सबसे पहले किया कि जो कहा कि किंग और पीपल्स के जो पब्लिक है इसके रिलेशन किस तरह है, कैसे होने चाहिए, चर्च के साथ इनका क्या संबंध है, और संबंध है तो टोटल सब आम जो ये जनरल पीपल है, बट जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो चर्च में करप्शन है उसको उजागर करने का काम किया। साथ ही साथ जो मोनार्की सिस्टम में करप्शन था उनको कहा कि यह गलत है, कि राजा क्या होता है, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और गॉड ने क्या किया है, टोटल पावर चर्च को और क्लर्जी को प्रोवाइड कर दिया गया। इनको जो बर्थ राइट्स प्रोवाइड किए हैं ये सब गलत है। उसकी सब ने वाल्टेयर ने इन सब का खंडन करने का काम किया। और इसी पे एक नेक्स्ट आइडियोलॉजी था जिसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल रहा, से मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया कि अपने द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक बुक में इसने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इसने कहा कि ये जो मोनार्की सिस्टम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब पीपल्स ने, पब्लिक ने अपने में से ही किसी एक को चुन के और उसे राजा का पद प्रोवाइड किया, लेकिन समय के साथ राजा पब्लिक के फेवर में काम न करके वह लालचवश अपने पावर का मिसयूज करने लगा। तो यह पब्लिक को पावर होना चाहिए कि क्या करे, वह राजा को हटा दे। उसके लिए उसने क्या किया, एक थ्योरी लेके आई और उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की, जिसको लेके मॉन्टेस्क्यू ने अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक बुक में उसने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की बात की कि एग्जीक्यूटिव जो होगा या जो लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेटिव या कानून बनाने का काम करेगा, लॉ प्रिपेयरिंग का काम करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव होगा इस लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को अप्लाई करने का काम करेगा, और जो जुडिशरी होगी थर्ड या क्या करेगी, इन दोनों के द्वारा बनाए और अप्लाई किए गए लॉ को सुपरविजन करने का काम। तो उसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी को लाने का काम, जो आज भी जो जितने मोस्टली प्रेजेंट टाइम के टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के जो फॉर्म है, चाहे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेसी हो, उसमें इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करने का काम किया गया है। अपने इंडिया में देखिए जो फेडरल सिस्टम है, खासी का पार्लियामेंट में जो संसद है उसमें क्या है, उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है जो पार्लियामेंट है, उन्हीं में से क्या करती है, उन्हीं में से जो गवर्नमेंट बनती है, एग्जीक्यूटिव बनती है जो अप्लाई करती है, और साथ ही साथ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लोअर लेवल में। ठीक है। अब थर्ड रहा रूसो। रूसो ऐसा कहा जाता है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई ही नहीं रहती, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुई रहती तो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है ऑल ओवर वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी का फॉर्म यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म है यह आई ही नहीं रहती। यह बात नेपोलियन बोनापार्ट करता है कि अगर रूसो नहीं होता तो डेमोक्रेसी नहीं आती, लिबर्टी नहीं आती, इक्वलिटी नहीं आती, और फ्रेटर्निटी नहीं आती, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुई रहती, और मोनार्की सिस्टम फ्रांस और ऑल ओवर यूरोप से एबॉलिश नहीं हुआ रहता। ओके। तो स्पेशल रूप से हम रूसो की बात करें तो रूसो से पहले टू आइडियोलॉजर्स थे, एक हॉब्स लॉक, ओके, हॉब्स लॉक और रूसो, इन तीनों की जो थ्योरी थी एक कॉन्सेप्ट पे चलती थी, लेकिन तीनों की थ्योरी में डिफरेंट थोड़ा डिफरेंशिएशन था। ये टोटल क्या कहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम में जो सोसाइटी बना है या क्या है, एक टाइम ऐसा था जब टोटल समाज अराजकता के कंट्रोल में था, यानी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन बट क्या हुआ, जब एक काफी हो गया, कंडीशन काफी खराब हो गई, तो लोग आपस में मिले और अपने में ही से कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, अपने पावर को हैंड ओवर कर दिया और कहा कि हम आपको अधिकार देते हैं, आप हमारे अधिकारों की, हमारी लिबर्टी की और इनकी रक्षा करिएगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इन लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट। बट हाफ लॉक से थोड़ा हट के
रूसो की आइडियोलॉजी है, और रूसो ने क्या किया, इसमें डेमोक्रेटिक के फार्म को लाने का काम किया और इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की। साथ ही साथ डेमोक्रेसी का जो फॉर्म होता है, एक्चुअल विल और रियल विल की इसने बात, और डेमोक्रेसी के मेन फॉर्म को लाने का काम किया, जो टोटल कुछ चेंजेस के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्टेब्लिश। और इसकी आइडियोलॉजी ने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाने का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था तो इसी फिलासफर का था, रूसो का। ओके, तो ये रहा आपका वीडियो प्रेजेंट्स और मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्या था, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फिलासफर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इस पे क्वेश्चन भी पूछता है स्पेशली। ठीक है, तो इसमें आप लोग वनली वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो को एक्सप्लेन करने का काम करिएगा। ओके, तो थैंक यू। आप वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।